आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आज मुझे फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन के द्वारा ये मौका दिया गया है कि मैं एज अ होस्ट आज के अपने गेस्ट से कुछ वार्तालाप कर सकूं, कुछ बातचीत कर सकूं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हमारे गेस्ट का अभिनंदन करें। Give them a huge round of applause. Boys and girls. Thank you. आज हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रसाद जी, हमारे साथ हैं मनमोहन भाटिया जी और हमारे साथ हैं परशुराम शर्मा जी। आज हमारा टॉपिक है हिंदी में हॉरर फिक्शन, जिसके बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इससे पहले की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा। देवेंद्र सर और मनमोहन सर से आज मेरी मुलाकात हुई। वाकई में जो शुरुआत हुई, बातचीत हुई, इट वाज रियली वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी मोटिवेटिंग। जब हम क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, किसी भी तरीके की क्रिएटिव फील्ड में, और हमें मौका मिलता है उन लोगों से मिलने का जो कि उन स्पेसिफिक नॉवेल्स, ग्राफिक नॉवेल्स, उन कॉमिक बुक्स के राइटर रह चुके हैं, जिनको पढ़कर हम बड़े हुए हैं, जिनको हम पढ़ रहे होते हैं। There is nothing better than that. और हॉरर आई सपोज इट्स वन जॉनरा जो कि हम सभी को बेहद पसंद होता है। चाहे आप मूवीज देख लीजिए, चाहे आप ओटीटी देख लीजिए, चाहे आप एनिमेशन देख लीजिए, इट्स एवरीवेयर। और आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो हॉरर लिखते हैं, लिख चुके हैं। मैं साथ ही मेंशन करूंगा कि हमारे साथ जितने भी अतिथि इस वक्त मौजूद हैं उनमें से हमारे साथ परशुराम सर भी हैं। मैं हालांकि ये बात अंत के लिए संभाल के रखना चाहता था सर, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो एक अंदर का एक फैन है वो ये बात कहने पे मजबूर हो जाता है कि आपकी कहानियों को पढ़कर हम बड़े हुए हैं, आपकी कहानियों में हमने अपने किरदारों को ढूंढा है। और I really don't know all the youngsters who are over here वो कितना जानते हैं। I'm pretty sure you know about Batman, Superman, Spider-Man. You are aware of Marvel Cinematic Universe. You are aware of DC Cinematic Universe. लेकिन मैं नहीं जानता, मैं genuinely नहीं जानता कि आप कितना जानते हैं कि all the 90s kids, हम लोग परशुराम सर की कहानी को पढ़कर, नागराज को पढ़कर बड़े हुए हैं। हम लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बैटमैन और सुपरमैन है, वो हमारे लिए नागराज था। मैं समझता हूँ इसके लिए तो तालियां होनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हॉरर की हम बात कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हॉरर इट्स वन कैटेगरी व्हिच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे मैंने अभी कहा, मूवीज हैं, मैडॉक का पूरा यूनिवर्स है, सिनेमैटिक यूनिवर्स जो बन रखा है, फिल्में बन रही हैं, और ऑफ कोर्स इंडियन नॉवेल्स पे भी काम हो रहा है। ये है मेन पॉइंट आप लोगों को बताने का। इंडियन राइटर्स हैं, इंडियन नॉवेल्स पे काम हो रहा है। जब हम हॉरर की बात करते हैं सर, एज अ राइटर मेरा ये सवाल शुरुआत में आप सभी से होगा कि फॉर राइटिंग हॉरर कंटेंट सबसे ज्यादा किन चीजों पे, किन तथ्यों पे, किन एलिमेंट्स पे काम किया जाता है? कौन कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक हॉरर बनाने के लिए और साथ में एक भारतीय हॉरर, एक इंडियन हॉरर स्टोरी बनाने के लिए बहुत जरूरी है? सर प्लीज। हॉरर के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है भय। जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो पाठक को एक भय का वातावरण उसके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि पढ़ते पढ़ते कि वाकई भय है। भय जो है अब कई कारणों से हो सकता है। आप देखिए कि सबसे पहले तो इफेक्ट हो जाता है कि हॉरर का नाम सुनते ही भूत, प्रेत, पिशाच इनके ऊपर लिखा जाता है। ये ऐसे प्राणी है जो जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है। शिव जी की बारात में सब यही प्राणी थे, बराती भूत, प्रेत, पिशाच ही थे। वहाँ से जो वर्णन हुआ है और हमारे हॉरर के अंदर प्राथमिकता जो है भूत, प्रेत, पिशाच और उन सबको दी जाती है। लेकिन
एक चीज और भी देखी जाए कि भय जो है इनके अतिरिक्त भी होता है। हम इस समय जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स ही हैं। अगर देखा जाए तो जब एग्ज़ाम सारे साल तो हम कैंपस में मौज मस्ती में बिता देते हैं, जब फाइनल एग्ज़ाम्स आते हैं तो कई बार क्या होता है कि पढ़ाई करते करते हम टेंस हो जाते हैं और रात को आप सोचते हो कि अब कल एग्ज़ाम्स है, क्या होगा। पढ़ते हो आधी रात तक, उसके देर रात तक, उसके बाद नींद आ जाती है। नींद में आप सपना देखते हो कि एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हो और आपको कुछ नहीं आता। अब एकदम भयभीत हो जाते हो और भयभीत से जब आपकी आंख खुलती है पसीने पसीने हो जाते हो। वो जो भय है वो मेरे ख्याल से हर कोई विद्यार्थी जीवन में कभी ना कभी महसूस करता है। और एक भय मैं अपना जो है एक्सपीरियंस सुना देता हूँ। जब मैं स्कूल में था, पुरानी दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पर क्या है कि उस जमाने में फ्लैट सिस्टम नहीं था, मकान होते थे, सब छतों पे सोया करते थे। तो गर्मी की छुट्टियाँ थी, चारपाइयाँ बिछी रहती थी, सब सोते थे। मैं कुछ देर ज़्यादा ही सोता रह गया, सारे परिवार के सदस्य नीचे उतर गए। जब मेरी आँख खुली, सूरज आसमान पे था और मुंडेर पर बंदरों की फौज थी। जो भय उत्पन्न हुआ कि अब क्या होगा मेरा अगर बंदर मेरे ऊपर झपट जाते हैं तो। ये तो शुक्र रहा कि बंदर थोड़ी देर में पड़ोस के मकान में चले गए और मैं जो उछलता कूदता 2-2, 5-5 सीढ़ियां नीचे घर में पहुंचा, तो भय का वातावरण जो था मेरे अंदर वो निकलते निकलते काफी समय हो गया। तो भय जो है शब्दों से और लिखने से, वातावरण से, वाक्यों से कि कैसे हम उत्पन्न करें, उसमें भूत भी आते हैं, कुछ हंसी मजाक भी होता है उनका। क्योंकि अब क्वेश्चन ये होता है कि भूत, जो मेरे वरिष्ठ लेखक हमारे बीच में परशुराम जी हैं, इन्होंने भूत देखे, इन्होंने अपनी जीवन जो आत्मकथा लिखी सलाखें, उसके अंदर भी वर्णन है। मेरे इधर साथी देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी भूत और चुड़ैलों से सामने किया हुआ है। वाकई सचमुच में देखे हुए होते हैं। इसका वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये अक्सर आपने भी सुना होगा, व्हाइट हाउस बड़ा फेमस है, अमेरिका का राष्ट्रपति हाउस। वहाँ पे उनके पुराने राष्ट्रपतियों के भूत नजर आते हैं, ट्रूमैन और लिंकन, और भी कई नाम हैं जो वहाँ पे स्टाफ को नजर आते हैं, स्टाफ से मिलते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, सिगार पी रहे होते हैं, सूट बूट हैट लगा के आते हैं। तो ये प्राणी वाकई हैं जिनका हम जिक्र किताबों में करते हैं। अब ये बात हो रहा है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, जिन्होंने देखा हुआ है, जिनका सामना हुआ है, तो वो मानते हैं। और खास तौर से हम सब किसी न किसी भय के वातावरण से कभी न कभी जूझते हैं। उन शब्दों को पिरोना ये प्राथमिकता होती है भूतों के साथ, और वातावरण को कि कैसे और कठोर बनाया जाए, मेन प्राथमिकता ये होती है किताबों में। इसके अलावा जो ऑडियो बुक्स में होती है वो साउंड इफेक्ट, जो वीडियो फिल्मों में होता है उसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स जो डाले जाते हैं वो आप देखते हैं, उससे वातावरण को बोझिल किया जाता है और हॉरर उसके अंदर उत्पन्न किया जाता है। लेकिन लिखते वक्त हमारा यही प्रयास रहता है कि शब्दों के माध्यम से हम उसको एक डरावना रूप दे पाए। देखिए, मैं बात करूँ अगर हॉरर की, तो भूत जो है प्रतीक है। जैसे भूत एक सिंबल है, असली डर तो इंसान के मन में छिपा होता है। जैसे हम उसको किस तरीके से कैरेक्टर के रूप में लेके आते हैं, क्योंकि देखिए हॉरर स्टोरी की बात करें तो क्या होता है कि हमें हर पल यही लगता है कि भूत आएगा, यही रहता है डर। लेकिन आप उसको किस तरीके से सस्पेंस बना के रखते हो, ये सब जो कलाएं विद्याएं हैं कि हम हर टाइम
हर वक्त पे लेके नहीं आ सकते, तो किस तरीके से सस्पेंस बरकरार रखना है। तो जो इंसान के मन में छिपा हुआ है वो डर, तो वो डर किस तरीके से आप ला रहे हो बाहर, क्योंकि विचार आपके किस तरीके के हैं, विचारों के माध्यम से आप करेक्टर को डिफाइन करते हो कि हमारा किस तरीके का करेक्टर होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये सिंपल है। जी, मैं परशुराम जी से कहूँगा कि वो अपने कुछ दो शब्द कहें, क्योंकि उन्होंने वाकई देखे हुए हैं और होते हैं, भूत होते हैं, क्योंकि जब शास्त्रों में वर्णन किया हो वो ऐसे नहीं किया हो। आज इस सभागार में उपस्थित सभी बंधु और मंच पर उपस्थित मेरे मित्रगण, मैं एक बार की घटना का पहले मैं जिक्र करूंगा। सुरेंद्र शर्मा का मैंने प्रोग्राम रख दिया गलती से मेरठ में, काव्य सम्मेलन, और हरिओम पवार भी उसमें आ गए, और हम वो गैदरिंग नहीं जोड़ पाए जो उनको मिलती है ऑलरेडी। तो उन्होंने एक बात कही, वो बात मैं मिसलेज को भी बोलना चाहूंगा कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। तो ये सिलसिला मिसलेज जी से मैं पहले सूरत पाकेट उसमें जुड़ा हूँ ऑनलाइन, जैसे ये कारोबार स्टार्ट हुआ। अब सब्जेक्ट आता है कि हॉरर क्या है। मैं हॉरर पहले नहीं लिखता था, मैंने बहुत से उपन्यास लिखे, लगभग 300 नॉवेल्स हैं। हॉरर मैंने बहुत बाद में शुरू किया, और किस कारण से किया है। देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ कि संसार में जिस शब्द की उत्पत्ति होती है, जिन्नात, बेताल, प्रेत, पिशाच, ये शब्द तब तक उत्पन्न नहीं हो सकते जब तक कि उनका अस्तित्व ना हो। और दूसरी बात यह है कि इंसान का मस्तिष्क जहां तक सोच सकता है वहां तक ये दुनिया है, वहां तक आप सोच सकते हो। तो एक छोटी सी घटना मेरे साथ घटी पहले। इस तरह मेरा रुझान नहीं था राइटिंग का। मैंने कहा ये मेरे को लग नहीं रहा था कि कुछ इसमें दम पैदा होगा, क्योंकि जब तक रियल आपके सामने कुछ नहीं घटता, कुछ चीजें जो आप सामने नहीं देखते, फ्रेम में नहीं देखते, तो आप उसकी तस्वीर, उसका खाका भी ठीक से उतार नहीं पाते। मतलब मसला ये है कि मैं मन में सोच के चल रहा हूँ कि यार ये प्रेत, भूत प्रेत तो काल्पनिक होते, बेकार की बात है, तो मेरे जो उपन्यास लिखने का होगा उसमें दम नहीं होगा। पहली बात, मुझे उसके बीच में एंटर होना पड़ेगा, उस समाज के अंदर उनकी सिस्टम को समझना पड़ेगा, उनकी हर गतिविधि को देखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि ये 84 लाख योनियों में से कौन कौन सी योनियां हैं। कंकालनी है और पिशाचनी है, आगे मतलब ये इसका वर्णन बहुत ज्यादा पहले मिल चुका है, उसका हमें पहले डीपली अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो ये घटना शुरुआत कहाँ से हुई कि देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से मेरा रिहाइश है, जहाँ मेरा जन्म हुआ। अक्सर छुट्टियों में हम जब पढ़ा करते थे, पहले भी पढ़ने के बाद भी, जब हम शहर से कभी गांव में घूमने चले गए गर्मियों के टाइम पे, तो हम पहुंचे साथ, रात का पहर शुरू हो गया था और मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिल्कुल आप विजुअल देखते थे। और हमारे जो ताऊ जी थे, उनकी बच्चियां नहीं आई थी, मतलब जंगल में जानवर चरने के लिए चले जाते हैं तो एक बच्चियां रह गई। अब वो कह रहे कि यार बच्चियां किसी के बाघ ने ना मार दी, उसने ना मार दी, हो आप लोग पता करो है कहाँ, ये आई क्यों नहीं, सारे जानवर आगे, वो नहीं। और पानी बरस रहा बहुत थे, तो हम लोग तैयार हो गए, उनका नौजवान लोग कुछ नहीं क्या 8-7 लोग हम तैयार हुए, बरसाती वगैरह पहन के, छाता वगैरह, और गैस होती थी उस वक्त, लालटेन वगैरह, तो उसकी रोशनी में हम टॉर्च भी हो जाती थी, उस आगे बढ़ते चले गए। हमारे साथ एक बुजुर्ग ताऊ जी हमारे और जुड़ गए, भाई तुम अकेले मत चलो, मैं भी मर जाती हूँ। चल पड़े, हमें वो बच्चियाँ कहीं नहीं मिली। हम नीचे रोड पे आ गए, बिल्कुल नीचे, रोड के नीचे दरिया, और दरिया के ठीक सामने शमशान घाट लोकेशन से देखे, उस जगह आप रुके।
अचानक क्या होता है कि शमशान घाट के अंदर एक अलाव से जल जाए। पहले हम समझे किसी की चिता होगी, लेकिन फिर सवाल ये कि रात को और बारिश में चिता, गांव में तो सबको पता नहीं जाता अगर किसी की डेथ हो जाए। फिर वो जो अलाव था वो जमीन से ऊपर उठ के आसमान पे आ गया। अब हम थोड़ा टकराए, ये क्या चीज है? ये नीचे पहले जला फिर ऊपर हवा में आ गया। उसके बाद वो कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। फिर छोटे 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 अलाव जो है उसके चारों तरफ बिखर गए। अब ये सब देख रहे थे, हमने कहा यार कौन तमाशा कर रहा है यहाँ, चलो नीचे चलते हैं। सारे नौजवान में कौन जाता है, भूत प्रेत से क्या लेना देना हमारा जो। चलिए सामने। जैसे हम नीचे जाने लगे हमारे ताऊजी ने रोक दिया, खबरदार कोई नीचे नहीं जाए। हमने कहा क्यों? तो वहां पे उसको ट्वाला कहते हैं। ट्वाला कह रहे ये इनका जश्न चल रहा है। मैंने कहा किसका जश्न चल रहा है? कह रहे कोई ना कोई प्रोग्राम है, कार्यक्रम इनका, ये कई सारे हैं, आप देख रहे हो हवा में घूम रहे। अगर तुम में से कोई भी नीचे चला गया शमशान में तो वापस लौटने की गारंटी नहीं है, इसलिए चुपचाप यहीं से वापस लौटो घर की तरफ, देखना भी नहीं उसकी तरफ। हम हैरान कि उस सैकड़ों के तादाद में बिखर गए सब। अब उसी टाइम पे पुलिस की गाड़ी आती है रोड पे, हमने सोचा इनको भी साथ में, तो उनको हमने रोका तो वो हमें भूत समझ के लेके भागे। वो रुके ही नहीं, उनका कौन खड़े हैं सामने जो अलाउ रहे। तो फिर मैंने उसको डिटेल से पूछा कि हम लोग ऊपर आ गए, ऊपर गांव में आ गए तब क्यों जल रहे थे? और पूरा गांव देख रहा था, वो उससे डरते नहीं थे, लेकिन हमको खौफ लग रहा था ये है क्या ये। तो फिर मुझे बहुत स्टडी करने के बाद पता लगा कि ये दरअसल अगिया बेताल है। अगिया बेताल मेरा नोवेल भी इसमें लिखा। यहां से मैंने लिखने का एक फ्रेमिंग की कि उस वातावरण को पकड़ा, उन घटनाओं को, या फिर एक काल्पनिक कहानी जोड़ दी। काल्पनिक कहानी जोड़ने के पहले हमको एटमॉस्फेयर बनाना जरूरी है ताकि हम रीडर को उस वातावरण में पहुंचा सके जहां हम उसे ले जाना चाहते हैं। और ये तब तक मुमकिन नहीं है जबकि हम खुद अनुभव न करें, हम वो कैरेक्टर में ना आए। यानी कि हमें मूव करना पड़ेगा उस जगह से, हर उस जगह से। जब हमें मूव करेंगे तो हमको लगेगा कि यार मैं हूँ इस बीच में, तो सामने जो रीडर पढ़ने वाला है वो उसको भी लगेगा मैं हूँ यहाँ पर। ये चीज के लिए, इसके लिए शब्दों का जान होता है। हम शब्द कौन से चयन करते हैं, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या यूज करते हैं। तो ये मैंने, और एक आध घटनाएं फिर बाद में घटी तो फिर मुझे लगा कि ये तो रियल में है। रियल में दूसरी घटना ये घटी कि हम ऐसे शाम को जा रहे थे, 5-7 जने कहीं शाम को पहाड़ों में जो है घूमने के लिए, तो एक पेड़ के नीचे गाजर की डाल कटी हुई थी। तो मेरे को इसने बताया था कि ये इस डाल पे किसी ने आत्महत्या की, तो इसको हमने काट दिया। तो वो उसके ऊपर आया मुझे रास्ता के ऊपर कटी हुई। वापस जब हम लौट के आए तो जिसने हमें वो घटना बताई उसको पकड़ लिया गया, उसके पैर जाम हो गए। हमने 4-5 लोग पूरी ताकत लगा दी, उसको हम हिला नहीं पाए और हमारे पसीने हो गए कि इसको चिपका के चले गए, बिल्कुल अंगद की तरह लड़ गया। अब उसके हाथ में थी सिगरेट, वो हाथ उसका कांपा, जबकि हुई सिगरेट नीचे गिरी और एकदम झटके से छूटा और आगे गिरा। मैंने कहा क्या बात है? कहने कुछ नहीं, वो सिगरेट मांग रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा, जो उसने रोक लिया। मैंने कहा कौन? कहने वही जो इस पेड़ पे, अब वो अलग अलग पकड़ने लगे इस पेड़ पे लटक के जिसने आत्महत्या की, और उसको बुखार चढ़ गया, कई दिन तक वो बीमार पड़ा रहा। तो ये चीजें हालांकि हमने देखा कभी नहीं सामने, बिल्कुल ये तो मैं कह सकता कि हम लोग साथ मुलाकात हुई होगी, लेकिन ये अनुभव हुए। और जब ये अनुभव हुए तो फिर मैंने इस पर बाकायदा रिसर्च की और जाना कि वाकई में अगर ये चीज है, प्लानचेट क्या है, आत्मा का आह्वान कैसे करते हैं, तांत्रिक लोग कैसे बुलाते हैं, जिसको कहते हैं हमने चीज पकड़ ली, ये चीज हमने उसके घर में फेंक दी, ये क्या चीज है, ये सब जानकारियां मैंने फिर एकत्र की। हालांकि वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको दिखाई देती है जो इस काम को करते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि हमारी स्टडी
हमारे साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ है और उसको हम एक वातावरण बनाएं और उसको खूबसूरत अल्फाज के साथ उसकी अगाई करें और उसमें ये कोशिश करें कि जिस वातावरण में मैं मूव कर रहा हूँ खुद इस कहानी के किरदार बन करके उसमें मैं अपने रीडर को ले लूँ। ये एक हॉरर की कामयाबी। हालांकि हॉरर डराना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हो सकता है किताब खोल के कह रहे यार क्या भूत प्रेत आ गया, वो पहले उसके दिमाग में आ गया, पढ़ तो रहा है लेकिन ये दिमाग में कि यार ये सब कुछ नहीं। लेकिन अगर हम उसको अपने माहौल में पकड़ के ले आते हैं और वो पढ़ रहा है आगे, तो फिर निश्चय ही हम उसको डरा भी सकते हैं अपने शब्दों के जरिए और उसको उस वातावरण में ले जा सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है लिखने का। तरीके के लिए उसका वातावरण क्रिएट करना, उनके लिए शब्दों का प्रॉपर चुनाव करना, कैसे हम उस चीज़ को वहाँ तक रीडर तक पहुँचाएं, ये काल्पनिक होते हुए। हालांकि मैं काल्पनिक इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, इस तरह तो हमने देखे नहीं, सामने तो कोई नहीं आया, कभी नहीं आया, तो कभी नहीं आया तो, लेकिन वो अनुमान, वो कल्पना, वो काल्पनिक चीज़ें, उस काल्पनिक को साकार करके इस रूप में ऐसे पेश करें कि जैसे ये घटना सही में सच ही है, ये कल्पना नहीं है। जब हम सच के सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं और उसकी सच्चाई की कसौटी पे जब हम खड़े उतर जाते हैं तो फिर हमारा हॉरर नावल कामयाब है। यही एक तरीका है इसका, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत जैसा कि आपने अभी भी कहा कि एक हॉरर के लिए वातावरण का निर्माण बहुत जरूरी है, यानी कि एनवायरनमेंट बनाया जाता है और फिर उसमें कैरेक्टर्स गढ़े जाते हैं, राइट? अब हॉरर भी चूंकि फैंटेसी वर्ल्ड का ही पार्ट है। अब जब हम फैंटेसी की बात करते हैं, चलिए हॉरर तो हमने समझा, लेकिन कई कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें वातावरण के साथ साथ कैरेक्टर, हमारा किरदार प्रधान होता है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं इससे पहले जी ब्रैम स्टोकर का हॉरर ऑफ ड्रैकुला एक नॉवेल है जिसकी फिल्म बनी है, उसका उर्दू वर्जन जो है, इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं, उर्दू। मुझे किसी ने बताया कि अगर आप उसका उर्दू वर्जन पढ़ नहीं सक पाओगे। मैंने कहा हो, कह रहे आप जिसने अनुवाद किया उस राइटर का मैं खरीद के लाया। मैंने कहा ऐसी क्या बात, तो वास्तव में उसने मेरी चीजें निकाल दी। इतना बेसिक अनुवाद, जिस तरह की ड्राकुला आता है एक, और कैसे कैसे लोगों का रिएक्शन जाता है उस कैरेक्टर के, और कैसे कैसे वो रास्ते में जाकर घोड़े पे आता है एक गुलाम बन के, और बाद में पता लगता है कि कुछ और चीज है। तो ये यहाँ जो सबसे फेमस होगा, इतनी प्रसिद्ध हुई है हॉरर ऑफ ड्राकुला, ये वेस्टर्न लिटरेचर में आया। हम तो बहुत बाद में आए, वो लोग पहले से लिखते गए, लेकिन वहां भी वातावरण क्रिएट है। ये मुर्दा जिंदा होकर के दिन में रात को खून पीता है, दिन में सो जाता है। ये कैरेक्टर बनाना और वहां पर कैसे उसको डराया गया है, तो वो चीजें होती है कि जैसे कि उसने कैरेक्टर शेप बना रहा है, तो ड्राकुला पीछे तो कैरेक्टर वहां पे प्रॉपर्टी खरीदना है ड्राकुला, और ये वकील आया है संपत्ति बेचने के लिए, तो ये कैरेक्टर उसका, तो वो शेप बना, तब तक उसे पता नहीं है कौन है जो जागीरदार है, जो संपत्ति, वो शेप बना रहा होता है। वहां पे उसको खून निकल आता ब्लेड से, तो वो पीछे से बोलता है ये खून मुझे बहुत पसंद है। अब वो देख रहा है आईने में ड्राकुला दिखाई नहीं दे रहा है, और उसकी आवाज सुन रहा है और महसूस कर रहा है कि उसने गाल पे हाथ रखा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से जो स्टार्ट होता है जी उसका जो हॉरर, ये लिखने का तरीका। जी बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, जब हम किसी भी तरह की स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो यकीनन हॉरर, जैसे अभी सर ने बताया और मनमोहन सर ने भी बताया, अपने एक्सपीरियंस से बताया, ऑडियो स्टोरी अब केवल अक्षर और शब्द ही नहीं होते हैं, अब वातावरण क्रिएट कर रहा है आपके स्वर, साउंड इफेक्ट्स, ऑडियो इफेक्ट्स, नरेशन। एज अ राइटर जो कि ऑडियो बुक्स में भी आप वर्क कर रहे हैं, किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक राइटर के लिए, आप कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं फॉर ऑडियो बुक्स। और हम बात कर रहे हैं हॉरर जॉनर की। वो तो कल्पना से बन जाता है,
मेरा मानना है भूत कल्पना से बन जाता है, लेकिन असली परीक्षा माहौल गढ़ना है कि आप किस तरीके से माहौल गढ़ते हो। तो जैसा कि आपने OTT प्लेटफॉर्म की बात करी, तो जो साउंड इफेक्ट्स बहुत अहम रोल निभाते हैं इसका। तो जैसे मैं बात करूँ, एक नॉर्मल एक सीन है कि कोई रात को 12 बजे किसी को प्यास लगता है, वो किचन में जाता है, तो हम क्या OTT में दिखाते हैं कि कदमों की आवाज़, दरवाजों का खुलना, जो आवाज़ होती है, उस तरीके से क्या होता है कि साउंड ज़्यादा रिलेट करता है क्योंकि हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं। पढ़ने में हमें ये होता है कि स्टोरी जिस तरीके से पता चल रही है, आप केवल वही चीज़ पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो आप ध्यान दे रहे हैं साउंड में आपके क्या चल रहा है, एक एक कैरेक्टर पर आपका ध्यान रहता है। तो मैं जैसे अभी बात करूँ तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो मतलब इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। तो अब जो पहले की जो साहित्य होती थी उसको मतलब सॉरी गौरव की बात करें तो साहित्य का हिस्सा नहीं मानते थे, कहीं ना कहीं ये रहा है दोगला, मतलब इस तरीके से बोल देंगे। लेकिन अब जो है अब के टाइम में तो OTT पे आने से ये प्लेटफॉर्म तो बड़ा ही है, प्लस युवाओं को बहुत बढ़ाया है, और युवा जो है आप उनको पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, टाइम के अनुसार आपको चेंज होना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म की वजह से काफ़ी हद तक ये मुमकिन हो पाया। जी जी। मनमोहन सर, आपसे मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहूँगा। OTT की बात करी देवी सर ने, OTT, ऑडियो बुक्स, ऐसे बहुत सारे मीडियम्स आ गए हैं एंटरटेनमेंट के, जिसके जरिए अब आज का रीडर सिर्फ रीडर नहीं रह गया है। युवा को ऑडियो भी चाहिए, उसको विजुअल्स भी चाहिए, मूवीज भी हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ही था कि एनिमेशन भी है, OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं। एक राइटर के तौर पे क्या लेखनी में बदलाव आता है जब आप अलग मीडियम्स के लिए लिख रहे होते हो? अलग अलग मीडियम के लिए लिखने के लिए बदलाव तो होता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है, क्योंकि बुक्स की रिक्वायरमेंट जो होती है और फिल्मों की या OTT की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे परशुराम जी ने भी कहा कि जो लिखने में भय उत्पन्न होता है ड्रैकुला का या जिनसे भी, अब जब फिल्म या OTT की बात होती है, आपने एक अलग जॉनर देखा होगा जिसे आजकल हम कहते हैं हॉरर कॉमेडी, कि उसके अंदर सिर्फ हॉरर ही सारा नहीं होता, वो कॉमेडी भी होती है उसके, और हॉरर कम और कॉमेडी ज्यादा। हॉरर के कई जॉनर बन गए हैं, जैसे हॉरर कॉमेडी है, सीरियस हॉरर है या लाइट हॉरर है, और अलग अलग टाइम के हिसाब से। अब जैसे कि आजकल जमाना है जेनर, तो हमारे जो अब हम दिखाते हैं कि भूत या जो भी प्राणी दिखाते हैं, तो समय के हिसाब से वो भी मॉडर्न हो गए जेनर, वो भी आजकल व्हाट्सएप सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लगे हैं, 5 स्टार और रिजॉर्ट में रहने लगे हैं। तो समय के अनुसार सारे बदल गए, भूत भी बदल गए। जहाँ पहले आप किताबों में पढ़ते थे कि या किस्सों में सुनते थे कि पेड़ के ऊपर उल्टे लटके हुए हैं पीपल के पेड़ पे, लेकिन अब उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, समय के हिसाब से अब जेड हो गया सब, मेरा ऐसा मानना है। और उसी के हिसाब से OTT प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि बनाई जा रही हैं मूवीज भी और शोज जी। लेकिन जैसे आप अभी हमने OTT की बात करी, हम विजुअल मीडिया की बात कर रहे हैं, और एक तरफ है प्रकाशन, पब्लिकेशन। मैं समझता हूं कि ऑल द रीडर्स फ्रॉम आवर जनरेशन, भाई हम तो किताबें पढ़कर बड़े हुए, हमें मनोरंजन किताबें पढ़ने में मिलता था, आज भी मिलता है। अगर एक कदम और आगे जाएं किसी नॉवल से, किसी उपन्यास से उठ के, तो ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक बुक्स हुआ करती हैं जी, उसमें आप पढ़ भी रहे हैं और आप विजुअल्स भी देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज चूंकि इतने सारे मीडियम हो गए, जिसके बारे में अभी भी आपने बोला, चूंकि इतने माध्यम हैं, क्या ये कहना सही होगा कि युवाओं के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बुक रीडिंग, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, बुक रीडिंग पे शायद उनका ध्यान उतना नहीं जा रहा है? क्या ये एक स्ट्रगल है पब्लिकेशन के लिए, या पब्लिकेशन को भी समय के साथ बदलना ही होगा? पब्लिकेशन तो बदल ही रहा है, जैसे पब्लिशर है
फ्लाइट इन की बात करूं तो बुक पब्लिश के साथ इनके ऑडियो भी आते हैं जी मेरी भी बहुत सारी कहानियां ऑडिशन में चल रही हैं जी तो जो हम बुक्स लिखी है नॉवल भी वो आगे पिच करते हैं ऑडियो के अंदर वीडियो के अंदर तो माध्यम जो है कोई भी राइटर हो सबसे पहले तो बुक लिखनी पड़ेगी या कहानी लिखनी पड़ेगी वही आगे ऑडियो बनेगी ऑडियो के अंदर भी कहानी है वीडियो के अंदर भी कहानी है ओटीटी में भी बिना स्टोरी के तो कुछ भी नहीं बन पाएगा और पब्लिकेशन हाउस जो है वो भी मल्टीफेसेट हो गए हैं और बुक्स के साथ साथ उनके अंदर भी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता जा रहा है जी परशुराम सर आज से 30 साल 40 साल पहले जिस तरह से कहानियां लिखी जाती थी और विजुअल मीडियम के लिए लिखी भी जाती थी कॉमिक्स के लिए भी लिखी जाती थी आपने भी लिखी है उस जमाने का हॉरर कॉमिक बुक्स में और आज का हॉरर कोई डिफरेंस है अंतर है नहीं ये डिफरेंस टेक्निकल हम बहुत एडवांस है जी जी पहले तो सिर्फ कागज तक का मामला था कागज में भी रुला सकते हैं कागज में हंसा सकते हैं कागज में भी डरा सकते हैं ओनली पेपर यानी राइटिंग करी नॉवल लिखा या कहानी लिखी उसको कॉमिक्स में उतार दिया आर्टिस्ट ने जो इसको डिजाइन कर रहा है तो वो लेकिन जैसे बेताल की कहानियाँ आती थी चंदा मामा में बहुत पहले हम लोग खूब पढ़ते थे उसको लेकिन वो उस नजरिए से ये होता था कि हालांकि वो इसी तरह कहानी होती थी लेकिन उससे डर वर का कोई माहौल नहीं बनता जो है कॉमिक्स अगर उसमें देखें तो लेकिन जो आपका ऑडियो वर्जन है उसमें जो कि म्यूजिक होता है इसको बहुत बड़ा पार्ट है कि संगीत कैसे दिया गया है वो डर पैदा जी म्यूजिक जो है खासकर ओटीटी के चैनल पे जितने भी आते हैं ऑडियो में देखिए ऑडियो में भी अगर ऑडियो चल रही है ऑडियो बुक चल रही है उसके पीछे अगर बैकग्राउंड लगा रखा है म्यूजिक का तो वो और सुनने में सुहागा बन जाता है तो ये ज़्यादातर डिटेल में जो कहानी लिखी जाती है या उपन्यास लिखे जाते हैं उसमें ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हो और बनिस्बत इसके ये कॉमिक्स की शक्ल में उसको लेके मैंने भी लिखे हैं कॉमिक्स लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया नागराज हुआ फिर अंगारा पसंद किया मेघदूत पसंद किया तो ये मेघदूत तो साइंस फिक्शन था और नागराज जो हिस्सेदारी नाम था और अंगारा जो जानवरों के ऊपर लिखा गया तो उसमें बीच बीच में मैं डालता रहा इस तरह के कैरेक्टर लेकिन वो कॉमेडी के तौर पे लोग लिखते रहे लेकिन सर एक फैसिनेशन तो है हॉरर को लेकर मतलब हॉरर एज अ जॉनरा एक ऐसी कैटेगरी तो है जो लोगों को सदियों से दशकों से पसंद आती आई है फिर माध्यम चाहे कोई भी हो सही है बिल्कुल सही है ये और ये ज़्यादा सेल इसकी होती है चाहे नॉवेल्स में हो चाहे किसी चैप्टर में हो लेकिन और अभी जो सीरियल में आते हैं ओटीटी चैनल पे आ रहे हैं बहुत से जो इसी तरह के सीरियल भी हैं वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है क्यों उसकी वजह ये जैसे स्त्री आया बीच में और भी बहुत से ऐसे आए तो वो विजुअल जो है विजुअल में जब आप म्यूजिक का फुट देते हो इसमें हॉलीवुड सबसे आगे हम लोग अभी बहुत पीछे हैं और उनका जो म्यूजिक आता है कि मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक बच्ची का कैरेक्टर था बहुत पहले और वो उसमें ये चैलेंज किया था कि $1 लाख या समथिंग प्राइस था अगर कोई इसको अकेला देखे तो हमने कहा यार अकेला देखने में इसमें और ऐसी कौन सी बात है तो दिल्ली में एक पायलिया कौन सा सिनेमा था उसमें लगी हुई थी फिल्म हम देखने चले गए पूरा क्राउड था तो उसमें बहुत सी जगह ऐसा म्यूजिक है कि आपका हार्ट एकदम पूरा तो मैंने क्या तरकीब निकाली मैंने रुई डाल दी ये म्यूजिक नहीं सुनना पूरी फिर मेरे दिमाग में आया कि इस फिल्म को देखना है इसमें प्राइस रखा हुआ है तो एक काम ना करें एक कान में जो डाल दिया तो ये पूरी फिल्म देख सकते हैं आप आराम से कोई दिक्कत थोड़ी क्योंकि सारा खेल तो म्यूजिक का था वहाँ तो लेकिन बाद में पता कि कंडीशन ये नहीं है इसमें कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो फिल्म में दिखाई नहीं गई वहाँ पे आपको पूरी ही फिल्म देखनी पड़ेगी और पूरी फिल्म देखी और आप बाकायदा निगरानी में रहेंगे तो मैंने कहा भाई बहुत मुश्किल काम है नहीं देखिए आपने वो जोक ये है कि हॉलीवुड में एक ऐसी हॉरर मूवी बनी
जैसे मतलब जब पहले स्क्रीनिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटर और वो सब, तो जब स्क्रीनिंग खत्म हुई तो हॉल में जितने बैठे थे सारे मर गए, सबको हार्ट अटैक आ गया। तो उसके बाद फाइनेंसर कहने लगा मेरा तो दिवाला निकल जाएगा, मेरे तो करोड़ों डॉलर लग गए हॉरर मूवी बनाने में, और अगर कोई देखेगा नहीं तो मेरा तो दिवाला शर्तिया है 100%। तो उसने शर्त लगा दी कि जो इस मूवी को देखकर जिंदा बाहर आ जाएगा उसको 10 लाख डॉलर इनाम मिलेगा। लेकिन अब बहुत लोग इनाम के लालच में आ गए, सबका मेडिकल चेकअप होता और वो जाते, लेकिन कोई बच के बाहर नहीं। तो यहाँ पे खबर जब इंडिया आई तो इंडिया में एक था वो दिमाग का 1/10 था या जितना भी था, देखो मैं जाता हूँ, उसने मूवी देखी और वो जिंदा बाहर आ गया और इनाम लेके आ गया। उसका रीजन ये था कि उसका दिमाग ही नहीं था, उसको कुछ समझ में नहीं आया इसलिए कि देख के रहा है हॉरर क्या है और क्या है। ये तो खैर एक जोक था जो काफी पुराना जोक है, मुझे याद आ गया जो परशुराम तो मैंने कहा मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ वो एक फिल्म आई थी, हम कॉलेज में पढ़ते थे तब, तो नाम मुझे याद नहीं है, तो वो आई थी और वो तब इंग्लिश मूवी चाणक्य में या वही लगती थी, एग्जॉर्सिस्ट नाम था। पता नहीं चलता था। वो मूवी आई थी, वो काफी डरावनी थी और काफी पॉपुलर हुई थी उस जमाने में। जी जी यहाँ तक कि जब लोग बाहर आए तब होता है ब्रेक एकदम किसी ने लगाया और लोग उछल के चीख मारने लगे। ये तो पहले उसका माहौल बाहर से था, सिनेमा हॉल के बाहर भी लोग घबराए थे क्या, क्योंकि आजकल जो थिएटर है उनके अंदर साउंड इफेक्ट इतना जबरदस्त है कि जब ऐसी हॉरर के अंदर साउंड हो क्रिएट होती है तो आपको नेचुरली आप एकदम स्तब्ध रह जाते हो और अपनी कुर्सी से कई बार उछल भी पड़ते हो। मेन वो जो साउंड का इफेक्ट होता है वो मेन होता है मूवी के। और शायद ये भी है कि जब हम विजुअल मीडिया की बात कर रहे हैं मूवीज की, तो जंप स्केयर्स अब ये है जो आप विजुअली दिखा पाते हैं, सुना पाते हैं। वो सुना पाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो रात को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई तो वो डर का माहौल नहीं होता, लेकिन जब मूवी देखते हैं जो साउंड का इफेक्ट आता है वो ज्यादा डरावना। मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक तालियां के साथ इस सेशन को खत्म करें।